नमस्कार, जय जोहार। मैं नेहा सामर्थ एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज से हम पर्यावरण की क्लासेस जो है शुरू कर रहे हैं और हम पर्यावरण के टॉपिक्स को एक एक करके एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर करते जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला हमारा क्लास होने वाला है पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण अधिनियम को लेकर के। इसके बाद हम पर्यावरण संबंधित इसी में हम लोग दिवस को भी चर्चा करेंगे, पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण दिवसों को। फिर एक एक करके पर्यावरण के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, कवर करते जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हमारे क्लास का शुभारंभ करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी से हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है इस प्रकार से आप सभी के लिए क्लास लगातार प्रोवाइड करते रहने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास और देख लेते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या है ना। तो आप पढ़िए, वीडियो पॉज करके इसे बनाने का कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यह जो है किस प्रकार से आया है ना, कौन से सम्मेलन के थ्रू इसको जो है हमारे भारत में लागू किया गया, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। स्टॉकहोम सम्मेलन, यह सम्मेलन जो है कब हुई, कहाँ हुई, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ यह जो है कहाँ हुई, स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुई, तो यह हुई थी स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम एक जगह का नाम है और यह है स्वीडन की राजधानी। स्टॉकहोम क्या है? ये स्वीडन की राजधानी है, एक यूरोपीय कंट्री है ना। कब हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन? यह हुई थी 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। और क्यों हुआ था यह सम्मेलन? यह सम्मेलन हुआ था आपका पर्यावरण संबंधित यह एक पर्यावरण संबंधित सम्मेलन थी। क्यों हुई थी यह सम्मेलन? पर्यावरण संबंधित सम्मेलन कहने का ये मतलब है कि जितने भी पर्यावरण से संबंधित वन्य जीव, वनस्पति, ये सारी चीज़ें आती है, इन सब के संरक्षण को लेकर के यहाँ पर सबसे पहली बार बातचीत हुआ था। कौन से सम्मेलन में? स्टॉकहोम सम्मेलन में। ठीक है, और यही जो सम्मेलन है वो अधिकतर देशों में जो अधिनियम्स आए उनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका, किनकी महत्वपूर्ण भूमिका? पर्यावरण संबंधित सम्मेलन जो कि स्टॉकहोम में हुआ, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है रही है। और इसी से प्रभावित होकर के विभिन्न देशों ने, जैसे कि मैंने अभी कहा है ना, हमारा देश जो है, भारत जो है, वो 2 अधिनियम लाया। कौन कौन सा अधिनियम महत्वपूर्ण जो आपको याद रखना है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और दूसरा आपको याद रखना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इन दोनों अधिनियम के पीछे ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिस पर क्या हुआ था? पर्यावरण संबंधित बातचीत हुआ था वैश्विक स्तर पर, है ना। और यह कब हुआ था? 5 जून को हुआ था। और इसीलिए हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक, यहाँ से 3 बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम देख लेते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के कुछ प्रावधान के बारे में। वन्य जीव
इसके अंतर्गत अगर हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करें, है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आखिर लाया क्यों गया, तो वन्य जीव और वन उत्पादों के अवैध व्यापार को लेकर के, उनके तस्करी को लेकर के, उनके शिकार को लेकर के, है ना, उन सारी चीज़ों को प्रतिबंधित करने के लिए यह जो अधिनियम है वो अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो उद्देश्य की बात कर लेते हैं। क्या कहा मैंने? अवैध शिकार, तस्करी, अवैध व्यापार, है ना, इन सब को प्रतिबंधित करने के लिए और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर के यह जो अधिनियम है उसको अधिनियमित किया गया था। इसके तहत हम एक दो चीज़ें और याद रख सकते हैं। उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट वाला बात जो है वो आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट मतलब कि भारतीय संविधान के तहत हमें आर्टिकल 21 के तहत हमको क्या मिलता है? जीवन का अधिकार मिलता है। और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के अधिकार को भी सम्मिलित किया है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। मैंने क्या कहा? अरे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण के अधिकार की भी व्याख्या की है। अधिकार को भी शामिल किया है या व्याख्या किया है, को भी शामिल किया है। ठीक है, तो कथन वाले क्वेश्चन जब आएंगे तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, शामिल किया है। अब डिटेल से पढ़ना आवश्यक हो गया है क्योंकि क्वेश्चन जो है वन लाइनर अब नहीं आती है ना, तो हमें हर चीज़ के लिए, कथन वाले क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना है। इसके अलावा हम वन्यजीव संरक्षण के बारे में ये पढ़ सकते हैं कि इसके नाम में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इसका नाम बदल करके क्या हो गया है, अब 2003 में, जनवरी 2003 में इसका नाम संशोधित किया गया है। और नया नाम क्या है अब? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 जो है इसके नाम में संशोधन किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का हमको उद्देश्य मालूम करना है कि उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमने इसकी भूमिका की बात करी, ये कब आया, इस प्रकार से हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं एवं जीवन को बनाए रखने वाले तंत्रों को बनाए रखना, जैव विविधता का संरक्षण, प्रजातियों के सतत उपयोग एवं वन्य जीव की सुरक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या है? उपर्युक्त सभी। तो ये सारी बातें जो है इसके उद्देश्य में आती है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके उद्देश्य के तहत ये सारी बातें पॉजिटिव है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार की पर्यावरणीय कार्य योजना के संदर्भ में NMSHE का तात्पर्य क्या है? NMSHE बेसिकली हमको इसका फुल फॉर्म जो है वो देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने पर राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो
एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है ना। और यह एक मिशन है, मतलब जलवायु परिवर्तन के पश्चात, है ना, हमारा भारत जो है उसे टैकल करने के लिए कौन कौन से मिशन जो है लॉन्च किए हैं, उससे रिलेटेड यह जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप डीप में नहीं पढ़ेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, भले ही इसने सिर्फ नाम ही पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो NMSHE का फुल फॉर्म हो जाएगा हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने पर राष्ट्रीय मिशन। इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। नेशनल मिशन ऑन, या फॉर आप लिख सकते हैं, सस्टेनेबल द हिमालयन इकोसिस्टम। तो ये उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में हमको सिर्फ इसका नाम देखना था। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। जैसे कि मैंने बताया कि जलवायु परिवर्तन पर हमारा भारत, हमारा राष्ट्र जो है किस प्रकार से कार्य जो है या यूँ कहूँ कार्य योजना जो है लॉन्च किया था, उससे संबंधित यह क्वेश्चन था। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम 8 मिशन के बारे में पढ़ते हैं। 8 मिशन जो है भारत ने लॉन्च किया था। सबसे पहला मिशन कौन सा है? राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल सोलर मिशन। इसका एक और नाम है जिसे कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन में आ सकता है। इसका शॉर्ट फॉर्म जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। जैसे कि NMSHE आया, वैसे ही JNNSM भी आपको पूछ सकता है, तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी। आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है, NMEEE। ठीक है, NMEEE। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा वो। राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। आपको जस्ट नाम एक बार पढ़ लेना है ना। राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन। ये हमारा आंसर था। हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। छठवां मिशन क्या है? राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और 8वां मिशन क्या है? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों पर 8 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। और हमारा क्वेश्चन क्या था? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। NMSHE, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल द हिमालयन इकोसिस्टम। ये जो है बेसिकली हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र को, हिमालय का पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है यह मिशन लॉन्च किया गया था। अब हिमालय का पारिस्थितिक तंत्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है ना? तो हिमालय का पारिस्थितिक तंत्र जो है, इस पर वहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के जीवों के लिए, इवन वनस्पतियों के लिए, और यहाँ तक कि आपके जो रिवर है ना, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, गंगा नदी और उनके ट्रिब्यूटरीज है ना, जितने भी सहायक नदी है, इन सब नदी के लिए जल का स्रोत क्या है? यहाँ पर जो हिमनद है, ग्लेशियर्स हैं, वहीं से जो है इनको नदियों को पानी मिलती है ना। और अगर हम हिमालय के पारितंत्र को, उनके पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा नहीं करेंगे, उनको संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, तो ये सारी नदियाँ सूख जाएंगी, है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो वन्य जीव हैं, उसके अलावा इनके वनस्पति है, यहाँ पर पर्वतीय जो कृषि होती होगी, है ना, उन सब जो है, उन सब का जो क्या बोलना चाहिए उत्पादन है, या यूँ कहूँ उसका जीवन है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी। और इन्हीं सब को बचाने के लिए ही, इन्हीं सब संरक्षण को करने के लिए ही, संरक्षण के लिए ही यह मिशन जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यह मिशन जो है आपका 2014 में जो है लागू हुआ था। ठीक है, और हिमालय का पारिस्थितिक तंत्र, नेशनल मिशन ऑन
सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। वहाँ के लगभग 51 मिलियंस लोगों का जीवन जो है प्रभावित हो सकता है अगर हिमालय का पारिस्थितिक तंत्र अगर कुछ भी उसमें छेड़छाड़ किया गया तो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन वन्य जीव अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित घोषित कर सकता है? यह क्वेश्चन जो है टीचर में आया है 2023 में, है ना। इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर थोड़ा सा आपको भ्रमित कर सकता है इसके आंसर को, और जब हम देखेंगे तो अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपका राज्य सरकार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसको और देख लेंगे, पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमने बात किया राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर। राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। तो सरकार द्वारा एक प्राकृतिक पर्यावरण क्षेत्र को उसके संरक्षण के लिए अलग रखना क्या कहलाता है? आपका राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो वन्य जीव अधिनियम, क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो राज्य सरकार होती है वह जो है इसका गठन कर सकती है। क्या कहा मैंने? राज्य सरकार। राज्य सरकार जो है किसी भी क्षेत्र पर, अपने राज्य के किसी भी क्षेत्र पर जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फौना और फ्लोरा, कहने का ये मतलब है कि वन्यजीव और वनस्पतिक जो हैं उनकी महत्व जो है वो अधिक होनी चाहिए, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फ्लोरा फौना होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्षेत्र को राज्य सरकार जो है राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य जो है घोषित कर सकती है। मतलब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी क्षेत्र को क्या कर सकता है? राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभयारण्य की घोषित कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि केंद्र सरकार भी घोषित कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त यह है कि राज्य सरकार के जब राज्य सरकार किसी क्षेत्र का हस्तांतरण करती है तब जो है केंद्र सरकार क्या कर सकती है? किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य जो है घोषित कर सकता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। क्या राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कौन कर सकता है? किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कौन घोषित कर सकता है? राज्य सरकार घोषित कर सकता है और केंद्र सरकार भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? राज्य सरकार जब किसी क्षेत्र को हस्तांतरित करती है, हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर करना, है ना, ट्रांसफर करती है, तभी जो है केंद्र सरकार क्या कर सकती है? उस पर्टिकुलर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित कर सकता है। तो ये दो बातें आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात, जब राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के सीमा में परिवर्तन करने की बात आती है तब एक बोर्ड आता है। कौन सा बोर्ड आता है? वन्यजीव बोर्ड। वन्यजीव बोर्ड जो है राष्ट्रीय उद्यान के सीमा में या वन्यजीव अभयारण्य के सीमा में परिवर्तन करने के लिए यह वन्यजीव बोर्ड से अपन को क्या करना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3-4 बातें आपको राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि करंट में अभी भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान जो है संचालित है, राष्ट्रीय उद्यान। और यह डेटा मैं बता रही हूँ आपको नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चेंज हो भी सकता है। अभी वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान जो है संचालित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार हो जाएगा। लेकिन अगर हमने देखा कि केंद्र सरकार भी कर सकती है ना, तो अगर ऑप्शन में आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ऐसा ऑप्शन आता है तभी आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है, क्योंकि दोनों कर सकती है। तो ऑप्शन में अगर उस प्रकार से ऑप्शन दे तब आपको दोनों सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर इस प्रकार से अलग अलग दिए है ना, ऑप्शन इस प्रकार से दिए जाते हैं तब आपको राज्य सरकार को टिक करना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा क्या है?
भारतवर्ष में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1974। ऑप्शन बी 1974 भारतवर्ष में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, है ना। यह कब लॉन्च किया गया था, कब घोषित किया गया था? 1974। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, इसके तहत, इस अधिनियम के तहत 2014 में नमामि गंगे जो है एक कार्यक्रम है या प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था? आप सब समझ सकते हैं कि गंगा जो नदी है उसके प्रदूषण के रोकने के लिए, है ना, उसके संरक्षण के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए यह जो है नमामि गंगे जो है प्रोग्राम कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। इतनी बातें आपको याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का उद्देश्य है ना। तो आपको सिर्फ नाम दे करके पूछ सकते हैं कि कब लॉन्च किया गया था। अभी तो फिलहाल आपको क्वेश्चन में ही ईयर दे दिया गया है ना। तो आपको याद रखना है 1981। इसका उद्देश्य क्या क्या है देख लेते हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम, इसका नियंत्रण एवं निवारण। ऑप्शन बी वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना। वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं इसके नियंत्रण हेतु बोर्ड का गठन। और ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त सभी। बहुत आसान है ना, इसके संबंधित है ये सारी बातें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन की स्थापना की? यह क्या है? प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन संगठन की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1984। 1984 में जो है केंद्रीय जल आयोग ने, है ना, ये एक अलग बॉडी है। केंद्रीय जल आयोग ये अलग संस्थान है और ये सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन ये एक अलग संगठन है। तो आप दोनों को अलग मर्ज नहीं कीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका स्थापना जो है कब किया गया था? 1984 में। और इसका अगर उद्देश्य की बात करें, यह क्यों स्थापित किया गया था? सिंचाई प्रणाली में सुधार के लिए जो है यह प्रबंधन संगठन जो है इसका गठन जो है या स्थापना किया गया था। हम थोड़ा बात कर लेते हैं केंद्रीय जल आयोग से संबंधित। केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 2001 में, स्थापना कब हुआ था? 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसके अलावा केंद्रीय जल आयोग जो है इन द ईयर ऑफ 1945, 1945 में भी यह जल आयोग का अस्तित्व आ चुका था, है ना। तो 1945 में जो तत्कालीन, जो उस समय वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह पर, भीमराव अंबेडकर की सलाह पर यह जल आयोग जो है अस्तित्व में आ गया था। और तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था केंद्रीय जल मार्ग सिंचाई एवं नेविगेशन, इसका नाम रखा गया था उस टाइम पर, ठीक है। क्योंकि यह भीमराव अंबेडकर की सलाह पर यह जल आयोग का निर्माण किया गया था। इसीलिए 14 अप्रैल को किनका बर्थ डेट होता है? भीमराव अंबेडकर का। और इसीलिए जो है इनको याद करते हुए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जल दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। लेकिन विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। 22 मार्च को
विश्व जल दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस जो है मनाया जाता है। ये सारी बातें हम किसके अंतर्गत पढ़े? केंद्रीय जल आयोग के अंतर्गत। 1945 में तत्कालीन वायसराय के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह पर एक आयोग गठन किया गया था। तब उसका नाम क्या था? केंद्रीय जल मार्ग सिंचाई एवं नेविगेशन, है ना। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने यह स्टार्ट किया था, उनकी सलाह पर यह इसका आयोग का गठन किया गया था और इसीलिए उनके जन्म तिथि को हर वर्ष राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसको हमने देखा था सबसे पहले क्वेश्चन पे, है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यह जो है इस अधिनियम को लाने के पीछे किनकी भूमिका रही है? स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में रखा गया था। और स्टॉकहोम में क्या हुआ था? पर्यावरण संबंधित सर्वप्रथम बार पर्यावरण को लेकर के इसमें बातचीत हुई थी, है ना। तो यह कौन कौन सी बातें कहता है इसमें देखना है। पहला क्या है? वह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता, यह जो है एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, आपको याद रखना है। लोक सहभागिता मतलब हम और आप, है ना, हमारी सहभागिता होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे, है ना। तो 1986 कहता है कि इस अधिनियम को लाने के पीछे लोक सहभागिता की आवश्यकता है ना। हमारा उत्तरदायी है कि हम पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के हम आगे आएं। ठीक। दूसरी बात क्या कह रहा है? वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। तो इन दोनों में से बताना है कि दोनों जो कथन है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों बातें सही है। किसको लेकर के? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह अधिनियम जो कि पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने को सुनिश्चित करता है। वन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी वन अधिनियम 1978, वन अधिनियम 1986 और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। इसका आंसर हो जाएगा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसके तहत जो है देश के लगभग 33% भाग को वन आच्छादित करने का यह जो है के तहत यह नीति को लॉन्च किया गया है ना। मैंने क्या कहा? देश के लगभग 33% भाग को, क्षेत्र को वन आच्छादित करना जो है इस नीति का उद्देश्य है। ठीक, तो आपको ये उद्देश्य याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज आप याद रख सकते हैं, वन संरक्षण अधिनियम भी इसके तहत, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980। तो यह जो अधिनियम है वो क्या बात कहता है? वनों के, वृक्षों के संरक्षण के बारे में बात कहता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें अलग अलग है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 क्या कहता है? 33% क्षेत्र को वन आच्छादित करने की बात कहता है, जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 क्या बात कहता है? वनों के संरक्षण को लेकर के बात करता है। ठीक, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर आप वीडियो पॉज करके देखिए, बनाइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1992। ठीक है, 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। हाथी परियोजना की शुरुआत की बात तो हमने देख ली, कहाँ से हुई थी, इन सारी बातों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हाथी परियोजना या प्रोजेक्ट एलिफेंट आप कह सकते हैं। कब शुरू हुई थी? आपने देखा 1992 में। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बारे में अगर हम बात करें, कहाँ से शुरुआत हुई? तो यह हुई थी झारखंड के सिंहभूम जिले से। सिंहभूम
जिले से जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी होगी, है ना, हाथी परियोजना की जरूरत क्यों पड़ी? जिस प्रकार आपने देखा कि बाघों को संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, वैसे ही हाथियों की संख्या में जब गिरावट देखी गई तो उनके संरक्षण के लिए जो है हाथी परियोजना जो है लॉन्च किया गया था। हमने देखा कब लॉन्च किया गया, 1992 में, ठीक है, ये 92 है ना, 7 नहीं है। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? झारखंड के सिंहभूम जिला से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब इसके संबंध में बात कर लेते हैं कि इस परियोजना के तहत अनेक जो है कार्यक्रम लॉन्च किए गए, कार्यक्रम लाया गया। कौन कौन सा कार्यक्रम है, हम एक एक करके बात करते हैं। हमने उद्देश्य के बारे में बात किया कि हाथियों की संख्या में गिरावट होने के कारण हाथी परियोजना लाई गई। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जो है इससे संबंधित कार्यक्रम कौन कौन से लाया गया। तो सबसे पहला तो लाया गया हाथी गलियारा। हाथी गलियारा या एलिफेंट कॉरिडोर आप कह सकते हैं। या गलियारा या कॉरिडोर कहने का क्या मतलब है? एक ऐसा सकरा रास्ता जहां पर से हाथी जो है अपने पर्यावरण आवास तक पहुंच सके। तो इस प्रकार से हाथियों का गलियारा जो है एक प्रथम कार्यक्रम रहा। उसके बाद हम देखते हैं हाथी मेरे साथी। आपने मूवी भी इससे रिलेटेड देखा होगा। हाथी मेरे साथी नामक कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया था और यह किया गया था 2011 में, ठीक है। तो आपको ये दूसरी चीज़ याद रखनी है। तीसरी बात आपको इसमें क्या याद रखना है, 2021 में प्रोजेक्ट रीहैब लॉन्च किया गया था और यह किससे संबंधित था? ये तो हो गई हाथियों को बचाने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है कि पर्यावरण पर जो है लोग शिफ्ट हो रहे हैं। पर्यावरण कहने का मतलब जंगलों में, है ना, जितनी भी एमएनसीज कंपनी है, उद्योग है, ये औद्योगिकीकरण जंगलों में जा रही है। तो जंगलों में रहने वाले जानवरों का क्या, वो हमारे शहर की ओर आ रहे हैं, है ना, और इससे हमला होने लगा है मनुष्यों में। तो इस मनुष्यों को बचाने के लिए यह प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था और इसके तहत जो है मधुमक्खियों की सहायता से हाथियों के हमले को बचाने के लिए जो है यह कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मधुमक्खियों की सहायता से, ठीक है, मधुमक्खियों की सहायता से जो हाथियों का हमला है मनुष्यों में, उसको बचाया जाता था। चौथा इसमें एक कार्यक्रम है, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, गजराज सुरक्षा। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसको किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया था? इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। यह क्यों लॉन्च किया गया था? आप सभी को पता है कि रेल की पटरियों पर हाथियों की जो दुर्घटना है उनको बचाने के लिए, उन सबको बचाने के लिए यह भारतीय रेलवे के तहत यह जो कार्यक्रम है वो लॉन्च किया गया था। इसका नाम क्या है? गजराज सुरक्षा। इसके तहत क्या होता है कि जो एक AI बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम, क्या कहा मैंने? AI बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम। इसके तहत क्या कर सकते हैं कि अगर 200 मीटर में अगर हाथी है ना, तो उसकी जानकारी जो है AI बेस्ड ये जो डिटेक्शन सिस्टम है, वह जो ट्रेन में बैठे हैं जो पायलट हैं, है ना, लोको पायलट हैं, उन सबको जो है इसकी सूचना पहुंचाने में सक्षम है और इस प्रकार से वह हाथी की रक्षा हो जाती है, दुर्घटना होने से बच जाता है। तो इस प्रकार से यह जो है भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया था। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? सबसे पहली बार पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत किया गया था। इसका शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल से किया गया था। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है हाथी परियोजना के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। संसद द्वारा भारतीय जैव विविधता एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? जैव विविधता आप सभी को पता होगा, है ना,
इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्ट कब लॉन्च किया गया था? 2002 में। अब देख लेते हैं जैव विविधता का क्या मतलब होता है। जैव मतलब बायो, जीवन है ना, जीव, और विविधता मतलब विभिन्नताएं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर, है ना। जैसे कि आप यहाँ चित्र पर देख पा रहे हैं, इस क्षेत्र पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, है ना। वनस्पति भी अलग अलग प्रकार की है, जीव भी, हाथी, जेब्रा, हिरन, भालू, शेर, इन सारे जीवों का एक ही जगह पर पाया जाना, है ना, इसे ही क्या कहेंगे? विभिन्नताएं कहेंगे। क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा लंबा लगे, लेकिन बहुत इजी है। इसमें आपको एक चीज याद रखना है, कौन सा? अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006। तो आपको सिर्फ नाम पूछ सकता है ना, कि यह जो है अधिनियम कब लॉन्च किया गया था। इससे संबंधित एक दो बातें हम ध्यान रख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति अधिनियम क्यों लाया गया था, है ना। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी औद्योगिकीकरण है वो जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। जंगलों में जो है उद्योग कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो हजारों साल पहले से जो लोग रह रहे हैं, जीव रह रहे हैं, है ना, वनस्पति जो है, उन सब का जो वो कहाँ जाएंगे, है ना। वो शहर की ओर तो नहीं आ सकते ऑब्वियसली। कोई अगर आपको बोलेगा आपके घर में आकर के, है ना, कि अब मैं आज से यहाँ रहूँगा, तुम दूसरे जगह पे चले जाओ, तो ये तो मेरे अधिकार का हनन हुआ, अगर मेरे घर में कोई आया तो, है ना। तो इस प्रकार से इन वनवासियों के अधिकारों को रक्षा देने के लिए, उसके संरक्षण के लिए यह जो है अधिनियम लाया गया था। 2006 में यह अधिनियम लाया गया था, है ना। और यह लागू कब हुआ था? 2008 में इसका यह जो है अधिनियम लागू हुआ था। इसके अलावा इसमें आप क्या याद रख सकते हो? इसके अन्य नाम को आप याद रख सकते हो। क्या है इसके अन्य नाम? आदिवासी भूमि अधिनियम। तो इस नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पहला नाम हो गया। दूसरा नाम है आपका आदिवासी अधिकार अधिनियम। इसके अलावा एक और नाम है वन अधिकार अधिनियम। तो इन तीनों नामों से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ना। चलिए, तो ये तीन नाम आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्राम सभा को ये अथॉरिटी प्राप्त है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। और आपको इसका नाम अच्छे से याद रखना है, आदिवासी जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006, जो उनके मौलिक अधिकारों को, उनके जीवन के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2009 में स्वच्छ गंगा के लिए निम्न स्थापित किया गया था। स्वच्छ गंगा के लिए क्या स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसे शॉर्ट में NGRBA भी कहा जाता है ना। तो आपको इस नाम से भी पूछ सकता है, आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। 2009 में गंगा को स्वच्छ करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, गंगा नदी के संरक्षण के लिए यह जो है कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। ये 2009 में लॉन्च किया गया था और टिल 2014 तक यह जो है संचालित रहा। उसके बाद 2014 में, जैसे कि हमने देखा जल अधिनियम के अंतर्गत हमने देखा था कि 2014 में इसका नाम चेंज होकर के क्या हुआ, यह नमामि गंगे नामक एक कार्यक्रम चालू किया गया और गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए और उसके जीर्णोद्धार के ऊपर जो है काम शुरू किया गया, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण लॉन्च किया गया, जो कि 2014 तक कार्यान्वित रहा या संचालित रहा। उसके बाद 2014 में नमामि गंगा कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जो क्या करता है, जो गंगा नदी है उसके प्रदूषण को कम करने के उपाय सोचता है ना, उपाय करता है। उसके अलावा गंगा नदी के जीर्णोद्धार के
के लिए कार्य करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारा क्वेश्चन आएगा दिवस से संबंधित। अभी तक हमने जितने भी अधिनियम पढ़े हैं वो पर्यावरण संबंधित अधिनियम हो गए। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण संबंधित दिवस, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो पहले देख लेते हैं कौन सा है। सही जोड़ी मिलाओ, आप मिलाइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो इसके लिए विश्व पर्यावरण दिवस तो बहुत इजी है, आपसे बन जाएगा। कब हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ जाएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो आप देख पा रहे हैं ये हैं सीवी रमन जी, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने क्या किया था? 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, है ना। और तभी से हमको पता चला कि समुद्र का जो जल है वो नीला क्यों दिखाई देता था। 1928 के पहले यह माना जाता था कि आकाश का रंग जो है नीला है, इसीलिए जो है समुद्र का रंग जो है समुद्र के पानी का जो रंग है वह भी नीला है। ठीक है, लेकिन रमन प्रभाव के आने के बाद यह जो है संशय हटा और रमन प्रभाव के थ्रू ही हमें पता चलता है कि समुद्र का पानी जो है नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तब और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए कि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन जी के द्वारा रमन प्रभाव का खोज किया गया था और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स का। ठीक है, और यह जो है ये जो सीवी रमन जी हैं वो एशिया के प्रथम व्यक्ति हुए हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक, और इसी को याद करते हुए 28 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1928 और 1930 को मैं यहाँ पे बस आंसर लिख देती हूँ। विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। उसके बाद राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस ऑब्वियसली श्री रामानुजन जी के जयंती को मनाया जाता है और वह होता है 22 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। तो एक ऑप्शन हमारा बच गया 20 अगस्त। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कौन है? राजीव गांधी जी। उनके जयंती को मतलब 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ए का 2 यस, बी का 3, सी का 4 हाँ, और डी का 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आप बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 सितंबर को ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है। अब आपको पता होगा कि ओजोन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, ओजोन परत जो है वो कहाँ पाया जाता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि हमारे वायुमंडल में 4 परतें पाई जाती है। कौन कौन सी परत पाई जाती है? एक बार हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग परत पाई जाती है। कौन कौन सी परत होती है? सबसे पहले जो परत होती है उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। उसके बाद होता है आपका समताप मंडल, समताप मंडल। उसके बाद होता है आयन मंडल या मध्य मंडल। मध्य मंडल के अंतर्गत ही आयन मंडल आएगा, तो मैं आयन मंडल लिख देती हूँ। यहाँ पे आएगा आपका बहिर्मंडल। इसे कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर, और ये हो जाएगा एक्सोस्फियर। ठीक, अब हमको बात करना है ओजोन परत को लेकर के। तो समताप मंडल जो कि दूसरा लेयर है, इसी के नीचे पर यहाँ पर पाया जाता है आपका ओजोन परत। अब ये ओजोन परत का क्या काम है? यहाँ पर क्या पाया जाता है? ओजोन परत, है ना। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर समताप मंडल पर क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। यह ओजोन परत क्या करता है?
सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण। ठीक है, यहाँ पर एक सूर्य बना लेते हैं, सूर्य चाचा। ये तो फूल हो गया, मत बोलना तुम लोग, चलो गोल ही बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सूर्य होता है और इसका किरण इस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर आती है ना। और इन्हीं में से एक किरण होती है, एक मतलब और किरण होती है जो होती है हानिकारक यूवी लाइट्स। ठीक है, या अल्ट्रावायलेट रेज, या इसे और क्या कहा जाता है, पराबैंगनी किरण, जो कि हानिकारक होती है हम सभी जीव जंतुओं के लिए, है ना। इवन वनस्पतियों के लिए हानिकारक होती है। और इसी पराबैंगनी किरण को ये जो ओजोन परत है ना, वो एब्जॉर्व कर लेता है और पृथ्वी पर आने नहीं देता है ना। तो इस प्रकार से ओजोन परत क्या करता है, इस पराबैंगनी किरणों से हमारे जीव जंतुओं को, हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है। लेकिन क्या हो रहा है कि अत्यधिक क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, है ना, प्रदूषण में वृद्धि की वजह से, इन सब की वजह से ये ओजोन परत में छोटे छोटे क्या होने लगे हैं, छिद्र होने लगे हैं। और उसे ही क्या कहा जाता है, ओजोन होल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओजोन होल। और इन सब के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 16 सितंबर को। ठीक है, कनाडा में एक सम्मेलन हुआ था और तब बात किया गया था कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है एक दिवस मनाएंगे। और तभी से जो है 16 सितंबर को, उसी दिवस को याद रखते हुए, उस सम्मेलन को याद रखते हुए हर वर्ष जो है क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से 16 सितंबर को ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है। क्योंकि अगर ओजोन दिवस जो है ओजोन परत का अगर क्षरण होगा तो हमारी वनस्पतियाँ, हम सारे जीव जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव जो है उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस क्यों मनाई जाती है, जितने भी हमारे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है ना, जलवायु संकट जो है, जलवायु परिवर्तन का जो संकट है, और वन्य जीव का विलुप्तीकरण का संकट है ना, इन सब संकटों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना, यह पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सम्मेलन किया था और यह घोषणा किया था कि प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को क्या करेंगे, पृथ्वी दिवस मनाएंगे, और जिसके तहत लोगों को जागरूक करना हमारा उद्देश्य रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? हमने जब केंद्रीय जल आयोग पढ़ा था तब हमने देखा था कि 1945 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सलाह पर एक आयोग का गठन किया गया था, जल आयोग का गठन किया गया था। और इसीलिए क्योंकि उन्होंने जल आयोग से संबंधित उस क्षेत्र पर, जल के क्षेत्र पर काम किया था, तो उनके जन्म दिवस को 14 अप्रैल को जो है क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय जल दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं, हाँ, और बात करते हैं 22 मार्च को। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, 22 मार्च को क्या होता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है, विश्व जल दिवस, और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को। तो 3 डेट आपको याद रखनी है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, ऐसे कंपेयर करके याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, और 22 मई, है ना। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को अपन पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और 22 मई को क्या मनाते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी ने राज्य परिदर्शन की सीरीज पढ़ी होगी, मैं आशा करती हूँ ऐसा। ठीक है, तो उसके तहत आपको पता होगा कि आर्द्र भूमि क्या होती है ना। और आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है।
अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा आर्द्रभूमि के बारे में बता देती हूँ। आर्द्रभूमि आखिर किसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका थल वाला भाग और ये होता है आपका जल वाला भाग, और इन दोनों के बीच में ही जो क्षेत्र होता है, जो संक्रमण क्षेत्र होता है, इसे ही कहा जाता है आपका आर्द्रभूमि। और ये जो आर्द्रभूमि होते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं यह एक महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि थल पर एक पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है जो कि जल के पारिस्थितिक तंत्र से अलग होता है। मतलब इसमें अलग प्रकार के जीव पाए इनके पारिस्थितिक तंत्र में अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं और जल के पारिस्थितिक तंत्र में अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और क्योंकि ये ट्रांजिशन क्षेत्र है, ये संक्रमण क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ जंतु जो है थल वाले पारिस्थितिक तंत्र के होते हैं और कुछ जंतु जल पारिस्थितिक तंत्र के होते हैं। तो इन जीवों के संरक्षण के लिए जो है इसका संरक्षण करना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो आर्द्र भूमि होती है वो भूमिगत जल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ही ईरान में क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? ईरान में एक सम्मेलन हुआ था। तो इसका डेट आपको याद रखना है। कब हुआ था यह? 2 फरवरी 1971। कहाँ हुआ था? ईरान में, ईरान के रामसर शहर में। रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ था जिसके तहत क्या बात किया गया था? आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए इसके तहत इसमें बात हुआ था। और तभी से जो है 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अर्थ आवर का उद्देश्य निम्न में से किसके महत्व के बारे में और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को संरक्षण के लिए, विद्युत ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए यह जो है अर्थ आवर डे मनाया जाता है। अगर बात करूँ अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? रात के 8:30 बजे से 9:30 बजे तक सारी घर की जो है बिजलियों को, स्विच को ऑफ कर दिया जाता है, करंट को ऑफ कर दिया जाता है। और इस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाता है कि विद्युत का हमको संरक्षण करना है। ठीक है, विद्युत के संरक्षण के लिए जो है यह अर्थ आवर डे मनाया जाता है। तो यह 1 घंटे का 60 मिनट का जो है इस प्रकार से क्या बोलना चाहिए, कार्यक्रम किया जाता है। आप लोग अगर नहीं करते हैं तो आप करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, मार्च के अंतिम शनिवार में यह जो है अर्थ आवर डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? विद्युत संरक्षण के लिए, विद्युत ऊर्जा के संरक्षण के लिए, उसके महत्व के बारे में बताने के लिए यह डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। और क्यों मनाया जाता है? खाद्यान्न की बर्बादी को रोकने के लिए और खाद्यान्न के संरक्षण को, मतलब खाद्यान्न के महत्व को बताने के लिए जो है यह खाद्य दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया इसको। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? हमने देखा था स्टॉकहोम सम्मेलन। ये आपको रट जानी चाहिए। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। और तभी से 5 जून को, हालांकि 1974 से जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन इनकी शुरुआत, इनका भूमिका कहाँ से लिया गया है? स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 5 जून को हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? पर्यावरण संबंधित सर्वप्रथम बार वैश्विक स्तर पर बातचीत हुई थी, है ना। और तभी से जो है हमारे देश में और अन्य देशों ने अपने अपने देश पर पर्यावरण संबंधित विभिन्न अधिनियम लाए। उन्हीं में से एक अधिनियम था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और एक अधिनियम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक, तो ये हो गया विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में।
नेक्स्ट बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को, ठीक है। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो विश्व में है ना, जो बढ़ते जनसंख्या को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए यह जो है दिवस मनाया जाता है, जिससे कि लोग जागरूक हों और इनके बारे में थोड़ा सोचे, है ना, और जनसंख्या को कम करने के उपाय के बारे में यह जो है दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि वन महोत्सव कहीं ना कहीं रिलेटेड है वृक्षारोपण से, है ना, और बारिश कब शुरू होती है? जुलाई में। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि वन जो है वृक्षारोपण हम कब करेंगे? जुलाई में। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई को जो है वन महोत्सव मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अधिक से अधिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बायोडीजल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 अगस्त को विश्व बायोडीजल दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा जो सेशन होता है समाप्त। आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा पाई, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।